मैं डॉक्टर खेमचंद महावर, राजनीति विज्ञान विभाग, राजकीय महाविद्यालय बहरोड अलवर में इस कक्षा में आज हम व्यवहारवाद का अध्ययन करेंगे। आप सभी व्यवहारवाद के बारे में भलीभांति परिचित होंगे। व्यवहारवाद विषय जो एमए की कक्षाएं, एमए फाइनल का जो 5वां प्रश्न पत्र है, मॉडर्न पॉलिटिकल थ्योरी, आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत, तो एमए फाइनल का 5वां प्रथम प्रश्न पत्र और संपूर्ण एमए का माना है तो 5वां प्रश्न पत्र है ये। इस प्रश्न पत्र के प्रथम यूनिट में व्यवहारवाद, उत्तर व्यवहारवाद आदि की चर्चा की गई है। उस क्रम में हम आज व्यवहारवाद का अध्ययन करेंगे। ये व्यवहारवाद विषय जो है बीए प्रथम वर्ष राजनीति विज्ञान में भी चलता है। इस संदर्भ में आज हम इसका अध्ययन कर रहे हैं। इसका अध्ययन करने से पूर्व मैं थोड़ी पृष्ठभूमि में आपको ले जाता हूँ कि व्यवहारवाद तक पहुँचने से पहले जो अनेक पायदान है या कड़ियाँ हैं उनको जोड़ना आवश्यक है। सबसे पहले यदि हम कहें कि राजनीति विज्ञान का अध्ययन आप कैसे करेंगे, एक राजनीति विज्ञान का विद्यार्थी, चाहे वो बीए का हो चाहे एमए का हो, यदि उससे पूछा जाए कि आप संपूर्ण राजनीति विज्ञान को कैसे समझोगे या किसी को कैसे समझाओगे, तो उसको इस बारे में स्पष्ट होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए कि राजनीति विज्ञान को सामान्यतः दो भागों में बांट के समझाया जाता है। प्रथम भाग परंपरागत दृष्टिकोण कहलाता है और दूसरा भाग आधुनिक दृष्टिकोण कहलाता है। परंपरागत दृष्टिकोण का जो पीरियड काल विभाजन किया गया है वो 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व से लेकर 1945 यानी कि द्वितीय महायुद्ध तक किया गया है। और आधुनिक दृष्टिकोण का जो कार्यकाल माना गया है, काल विभाजन किया गया है, वो 1945 के बाद या 1945 से वर्तमान तक माना गया है। किंतु विद्यार्थी ये विशेष रूप से ध्यान रखें कि काल विभाजन केवल सुविधा की दृष्टिकोण से किया गया है। ऐसा नहीं है कि 5वीं शताब्दी से लेकर 1945 तक के सारे विचारक पुरातन पंथी हों या रूढ़िवादी हों या उनके विचार पुराने हो, बल्कि प्राचीन जो विचारक हैं, जैसे कि आप अरस्तु को ले लीजिए, मैकियावेली को ले लीजिए, उनके विचार आधुनिक हैं। यानी कि ऐसा नहीं है कि वो प्राचीन विचारक होने से, परंपरावादी होने से उनके विचारों में नवीनता या नवाचार ना हो। उसी प्रकार से जो आधुनिक विचारक हैं या आधुनिक दृष्टिकोण के विचारक है, इसमें यह भी आवश्यक नहीं है कि उनके विचार पुराने ना हो। लियो स्ट्रॉस जो है एक विद्वान है, जो आधुनिक विचारक कहे जाते हैं, वो पुराने परंपरागत विचारों का समर्थन करते हैं। इसलिए ये भ्रम विद्यार्थियों को ना हो कि परंपरागत दृष्टिकोण के सारे विचारक पुरातनपंथी या पुराने विचारों वाले हैं, या यूँ कहें कि परंपरागत दृष्टिकोण के जो विचारक हैं या पुराने विचारक हैं उनके नवीन विचार भी हो सकते हैं और आधुनिक दृष्टिकोण के नवीन विचारकों के पुराने विचार भी हो सकते हैं। इस प्रकार से इन दो भागों में बांटकर इस राजनीति विज्ञान को हम आसानी से समझ सकते हैं। इसके बाद एक बहुत महत्वपूर्ण विषय या महत्वपूर्ण जो कड़ी है, जो राजनीति विज्ञान विषय के प्रत्येक विद्यार्थियों को आना चाहिए कि यदि उनसे पूछा जाए या ये सवाल प्रस्तुत किया जाए कि आप राजनीति विज्ञान में क्या पढ़ते हैं या राजनीति विज्ञान का केंद्रीय विषय क्या है, व्हाट इज़ द सेंट्रल पॉइंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस, तो उनका एक शब्द में आंसर होना चाहिए राज्य। हम राजनीति विज्ञान में राज्य पढ़ते हैं, राज्य के अतिरिक्त कुछ नहीं पढ़ते हैं। जैसे कि प्रसिद्ध विद्वान गार्नर ने भी कहा है कि राजनीति विज्ञान का आरंभ और अंत राज्य है। तो उन्होंने जो कोटेशन दी है, परिभाषा दी है, वो बहुत अर्थ लेने वाली या विस्तृत है। विद्यार्थियों को समझना चाहिए कि राज्य का क्या अर्थ है। राजनीति विज्ञान में आप जो कुछ भी अध्ययन करते हैं वो सीधा का सीधा उसका संबंध राज्य से होता है। राजनीति विज्ञान के संकल्पनाएं, अवधारणाएं, किसी भी प्रकार का टॉपिक, किसी प्रकार का विषय हो,
वो राज्य से परे नहीं हो सकता, वो राज्य से अनिवार्य रूप से जुड़ा होता है। चाहे लोकतंत्र हो, चाहे व्यवहारवाद हो, उत्तर व्यवहारवाद हो, संरचनात्मक प्रक्रियात्मक हो, लोक प्रशासन का कोई विषय हो या अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का कोई विषय हो, सभी विषय यैन कैन प्रकारण राज्य से जुड़े होते हैं, राज्य से परे कुछ नहीं है। इसी प्रक्रम में यदि हम आते हैं कि व्यवहारवाद राज्य से कैसे जुड़ा है, तो राजनीति विज्ञान में आप प्रत्येक विषय, प्रत्येक टॉपिक का अध्ययन करते समय अपने दिमाग में ये ध्यान रखें कि हम राज्य को पढ़ रहे हैं। व्यवहारवाद में राज्य, उत्तर व्यवहारवाद में राज्य, हर सिद्धांत में राज्य, चाहे शक्ति हो, सत्ता हो, औचित्यपूर्णता हो, अभिजन सिद्धांत हो, किसी भी प्रकार का सिद्धांत हो, सभी में हमें राज्य की संकल्पना को ध्यान में रखते हुए ही उस विषय का अध्ययन करना है। अब यहाँ हम राज्य का सीधा संबंध व्यवहारवाद से कैसे जोड़ें, या व्यवहारवाद में राज्य कहाँ है, तो देखिए, गौर करने पे आपको ध्यान होगा कि व्यवहारवाद का जो अर्थ है वो मानवीय आचरण से है। लेकिन किस प्रकार के आचरण से? वो मानव के मनोवैज्ञानिक या सांस्कृतिक आचरण से नहीं है, वो मानव के राजनीतिक आचरण से है। अर्थात व्यक्ति राज्य के बारे में क्या सोचता है, व्यक्ति राज्य की या सरकार की नीतियों के बारे में क्या सोचता है, कोई व्यक्ति सरकार की नीतियों से लाभान्वित होकर क्या प्रतिक्रिया करता है, कोई व्यक्ति सरकार की नीतियों से लाभान्वित न होकर क्या प्रतिक्रिया करता है। तो ये सभी प्रकार की क्रिया प्रतिक्रिया सरकार के प्रति या सरकार के पक्ष में या सरकार के विपक्ष में होती है। और सरकार कौन होती है? राज्य का एक अनिवार्य अंग होता है, वो सरकार होती है। इसलिए सभी चीज़ें ये सरकार से जुड़ी हुई है। व्यवहारवाद में जो व्यवहारवादी हैं, उन सभी व्यवहारवादियों ने मानव के राजनीतिक आचरण का अध्ययन किया है। व्यवहारवादी मूलतः परंपरागत दृष्टिकोण के जो सिद्धांत है या मूल तत्व है, उनसे असहमति रखते हुए वो नवीन तथ्य का प्रतिपादन करते हैं। वो कहते हैं कि मानव का आचरण शून्य में विचरण नहीं करता है। मानव का केवल मनोवैज्ञानिक अध्ययन करने से राजनीति विज्ञान परिपक्व नहीं होता है। हमें व्यक्ति की राजनीतिक चेष्टाओं, राजनीतिक क्रियाओं का अध्ययन करना होगा। इसके लिए वो कहते हैं कि व्यक्ति का जो आचरण है, वो आचरण उठपटांग नहीं होता है, वो आचरण अचानक नहीं होता है, या उसका जो बिहेव है वो अचानक नहीं बल्कि सुव्यवस्थित तरीके से होता है। यदि वो सरकार के खिलाफ कोई बात कहता है तो वो सोच समझ के कहता है, या उसकी सराहना करता है तो उसके पीछे भी उसका कोई निश्चित मंतव्य होता है। उसका जो राजनीतिक आचरण है, जैसे चुनाव में, इलेक्शन में यदि वो किसी विचारधारा का समर्थन करता है या किसी विचारधारा का विरोध करता है, चुनाव में खड़ा होना या चुनाव में उम्मीदवार के रूप में यदि वो खड़ा होता है तो उसका निश्चित उद्देश्य होता है, या तो वो समाज सेवा करना चाहता है या फिर वो कहीं न कहीं पैसा कमाना चाहता है। चुनाव में जो मतदाता होते हैं, मतदाता भी जो मतदान करते हैं, तो वो भी उसके भी अलग अलग तरीके होते हैं। कोई मतदाता विचारधाराओं से प्रभावित होकर, प्रतिबद्ध होकर मतदान करता है। कोई मतदाता विरोधी मत देता है, यानी कि सरकार की नीतियों के विरुद्ध मत देता है। अनेक मतदाता होते हैं जो धर्म के आधार पर या जाति के आधार पर मतदान करते हैं। तो इस प्रकार से मतदाता भिन्न भिन्न तरीक़ों से मतदान करते हैं, या जो भारत का नागरिक है वो राजनीति में भिन्न भिन्न तरह से आचरण करता है। व्यवहारवादी इस बात का प्रतिपादन करते हैं या ये अध्ययन करते हैं कि मानव का जो राजनीतिक आचरण है, पॉलिटिकल बिहेवियर है, चाहे वो इलेक्शन में खड़े होने का हो, चाहे वो मतदान करने का हो,
चाहे वो सरकार की नीतियों की प्रशंसा या आलोचना करने का हो, या विचारधारा का समर्थन या विरोध करने का हो। ये सभी की सभी प्रवृत्तियाँ जो मानव में पाई जाती है वो मूलतः अनायास नहीं होती है, अचानक नहीं होती है। मानव का ये जो व्यवहार है वो निश्चित मापदंडों के अनुसार होता है। इसलिए वो कहते हैं कि व्यवहारवादी दृष्टिकोण के माध्यम से व्यक्ति के व्यवहार राजनीतिक आचरण को मापा जा सकता है, व्यक्ति के राजनीतिक आचरण को पढ़ा जा सकता है और उसके बारे में हम निश्चित भविष्यवाणी कर सकते हैं कि यह व्यक्ति फला फला राजनीतिक परिस्थितियों में कैसे आचरण करेगा, या यह व्यक्ति उन चुनाव में मतदान कैसे करेगा, किसके पक्ष में मतदान करेगा या किसके पक्ष में नहीं करेगा। तो व्यवहारवादी कहते हैं कि व्यक्ति के व्यवहार में निश्चित आवृत्ति पाई जाती है जिसके आधार पर हम भविष्यवाणी कर सकते हैं और सिद्धांतों का निर्माण कर सकते हैं, और इतना ही नहीं उस व्यक्ति के आचरण का सत्यापन भी कर सकते हैं। तो ये बेसिक थीम ये व्यवहारवाद की है। व्यवहारवाद के अनेक विद्वानों ने 3-4 परिभाषा मैंने इसमें दी हैं, वो विद्यार्थी नोट कर लें। जैसे रॉबर्ट हाल ने कहा है कि व्यवहारवादी क्रांति परंपरागत दृष्टिकोण के प्रति असंतोष का परिणाम है और इसका उद्देश्य राजनीतिक विज्ञान को और अधिक विज्ञान बनाना है। इसी प्रकार किर्कपैट्रिक की और रॉबर्ट डेविड ईस्टन की के अनुसार भी इसमें परिभाषा दी गई है। विद्यार्थियों को यह भी ज्ञात हो, हालांकि आगे इसकी चर्चा आएगी, कि डेविड ईस्टन को व्यवहारवाद का प्रतिपादक माना जाता है और व्यवहारवाद की जो मूल संकल्पनाएं हैं, आधारशिलाएं हैं, सिद्धांत है, उसका निर्माण भी डेविड ईस्टन ने ही किया है। अब हम व्यवहारवाद के विकास पे आते हैं। व्यवहारवाद का विकास के बारे में अलग अलग बातें आपको पुस्तकों में देखने को मिलेगी। आप अलग अलग प्रकार की पुस्तकें लेकर अध्ययन करके उन चीज़ों को इसमें जोड़ें। मूलतः विद्यार्थियों को 3 विद्वानों और उनकी पुस्तकों को अवश्य ध्यान में रखना चाहिए, स्मरण करना चाहिए। जैसे ग्राहम वालास की जो पुस्तक है ह्यूमन नेचर इन पॉलिटिक्स और आर्थर बेंटले की पुस्तक द प्रोसेस ऑफ गवर्नमेंट, दोनों पुस्तकें 1908 में प्रकाशित हुई थी और इन्होंने इसमें व्यवहारवाद की नींव रखी थी और मानव के राजनीतिक आचरण को का अध्ययन कैसे किया जाए उसके बारे में इन दोनों विद्वानों ने बताया था। 1925 में आर्थर बेंटले ने द प्रोसेस ऑफ गवर्नमेंट नामक पुस्तक लिखी, जिसके अंतर्गत उन्होंने व्यवहारवाद को और अधिक आगे बढ़ाया। इस प्रकार से व्यवहारवाद का विकास होता गया। इसके अंतर्गत अनेक विद्वान जैसे किर्कपैट्रिक है, कैटलिन है, अनेक विद्वानों का भी इसमें लासवेल है, इनका योगदान रहा है। इसके बाद हम एक और इसका टॉपिक कि व्यवहारवादी क्रांति क्यों हुई या व्यवहारवाद की आवश्यकता क्यों हुई। तो संक्षेप में मैं कहना चाहूँगा कि इसके अनेक कारण हैं, लेकिन मूल कारण यही है कि व्यवहारवादी या आधुनिक दृष्टिकोण के प्रतिपादक जो है परंपरागत दृष्टिकोण की अनेक मान्यताओं से सहमत नहीं थे। इसलिए इसका पहला कारण है परंपरागत दृष्टिकोण के प्रति असंतोष। रॉबर्ट हाल ने तो इसका स्टेटमेंट दिया ही है, जैसे कि ऊपर हमने पढ़ा है कि परंपरागत दृष्टिकोण में जो धारणाएँ थी वो आदर्शपरक थी। वो राज्य के आदर्श स्वरूप को प्रस्तुत करते थे, यथार्थवादी स्वरूप को प्रस्तुत नहीं करते थे। जो परंपरावादी थे वो राज्य को कैसा होना चाहिए पर बल देते थे, राज्य कैसा है इस पर बल नहीं देते थे। परंपरावादी मूल्यपरक अध्ययन पर बल देते थे, जबकि जो व्यवहारवादी है वो तथ्यपरक अध्ययन पर बल देते हैं। परंपरावादी जो है वो आदर्शपरक पद्धतियों को अपनाते थे, ऐतिहासिक हुई, वर्णनात्मक हुई, जबकि जो व्यवहारवादी है वो वैज्ञानिक पद्धतियों का सहारा लेते हैं। दूसरा जो इसका कारण है विकासशील देशों का उदय। देखिए 1945 के बाद द्वितीय विश्व युद्ध के बाद विश्व में
अनेक नए विकासशील देशों का उदय हुआ और सभी विकासशील देशों में भिन्न भिन्न प्रकार की सरकारें स्थापित हुई। उन सभी भिन्न भिन्न प्रकार की सरकारों को का करने के लिए कोई एक सिद्धांत या एक प्रतिमान उपस्थित नहीं था। जो पुराने सिद्धांत थे परंपरागत दृष्टिकोण के, उनके माध्यम से विकासशील देशों की सरकारों का अध्ययन कर सकना संभव नहीं था, इसलिए भी इस दृष्टिकोण की उत्पत्ति हुई। वैज्ञानिक अध्ययन पर बल, तीसरा जो है वैज्ञानिक अध्ययन पर व्यवहारवादी वैज्ञानिक पद्धतियों पर अत्यधिक बल देते हैं। ये मानव के आचरण को भी वैज्ञानिक तरीके से सिद्ध करते हैं, यद्यपि मानव का जो आचरण है उसकी विज्ञान की सीमाओं में आप नहीं बांध सकते, लेकिन फिर भी इन्होंने जो नियमन, सत्यापन, प्रमाणीकरण, इस प्रकार की जो विशेषताएँ बताई है, उसके माध्यम से वो हर चीज़ को वैज्ञानिक तराजू पर तोलना चाहते हैं, इसलिए इसकी उत्पत्ति हुई। व्यवहारवादी ये भी कहते हैं कि परंपरावादी केवल संरचनाओं पर यानी कि संस्थाओं पर बल देते हैं, संस्थाओं में काम करने वाले व्यक्तियों के आचरण पर बल नहीं देते हैं। व्यवहारवादी स्पष्ट रूप से कहते हैं कि संस्थाओं में काम करने वालों का आचरण ज़्यादा महत्वपूर्ण है बजाय संस्थाओं के, क्योंकि संस्थाओं में काम करने वाले व्यक्ति नीतियाँ बनाते हैं, संस्थाएं नहीं बनाती है। इसलिए संरचनावादी या संस्थावादियों का विरोध करते हैं। इन विभिन्न कारणों से व्यवहारवाद की उत्पत्ति होती है।